Yeah, Mr. Devendra Meena. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Morning. Introduce yourself. सर मेरा नाम देवेंद्र मीना है। मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से आता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भरतपुर के बाबा सूरी विद्यापीठ स्कूल से करी है। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में की। वर्तमान में मैं एमए में हिंदी साहित्य कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना, हिंदी उपन्यास पढ़ना, साथ ही चेस पजल सॉल्व करना। Okay, very good. I'll ask questions in English. You can answer in Hindi, right? I can यस यस understand. यस। Okay. So, you have done mathematics. How do you think it will be useful for your CAS assignment? कैन यू रिपीट सर आवाज? No, you have done mathematics. यस How सर। it will be useful in your CAS assignment? सीएपीएफ सर, यदि हम देखें मैथ्स का यूज सीएपीएफ में, तो मैथ्स हमेशा एक लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है डिसीजन मेकिंग में, प्रिसीजन डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा सीएपीएफ में मैथ्स का यूज सर हम डेटा इंटरप्रिटेशन में कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैथ्स का काफी यूज होता है। साथ में यदि हम देखें तो सीएपीएफ में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज काफी अच्छे से किया जा सकता है। साथ ही क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से जो सीक्रेट डेटा है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। काफी चीजों के माध्यम से मैथ्स का यूज किया जा सकता है। Right. You led a team to wanna study the manuscripts at Mehroli Archaeological Park. So, what was सर the kind of experience? What are the takeaways, learnings from that experience? सर मैंने सबसे पहले तो लीडर उसके माध्यम से टीम टीम स्पिरिट सीखी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट हमें करने के लिए सभी का साथ मिलकर काम करना जरूरी होता है। साथ में वहां जाके मुझे अपनी कल्चरल हेरिटेज का भी पता चला कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, Hmm. जिसकी संरक्षण काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन इतना अच्छे से नहीं किया गया था। तो मुझे लगा कि हमें अपने इतिहास को जानना काफी जरूरी है। So, what is the advantage of manuscripts? उधर बैठो। सर सर वहाँ मैंने मैन्युस्क्रिप्ट हमें नहीं पढ़ी थी, किंतु Hmm. यदि मैन्युस्क्रिप्ट Oh, का एडवांटेज देखें तो okay. मैन्युस्क्रिप्ट हमें उस समय के इतिहास के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध कराती है कि उस समय क्या सोसाइटी कैसी थी। इसके अलावा वहाँ का कल्चर कैसा था, ये हमें मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है। Bharatpur Bird Sanctuary. यस सर। It often comes under scanner, either for good maintenance or at times there is a kind of, quite a lot of intrusion inside. People go inside and harm the birds. So, यस सर। what is your reaction to that? सर ये बात सच है कि जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो क्या इंट्रूजन की वजह से मॉन्ट्रियल साइट में आता है। Hmm. इसके अलावा वहाँ वाटर की भी सर काफी कमी रही है, जिससे पिछले कुछ समय में पक्षियों में कमी आई है। किंतु यदि रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो गवर्नमेंट जो दौसा सवाई माधोपुर में जो डैम बन रहा है उसके माध्यम से जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो वहाँ के जो इंडिजिनियस जो फ्लावर्स हैं, जो पक्षियों का मुख्य भोजन होते थे, उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो इन्वेसिव स्पीसीज है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि भविष्य में जो केलादेव नेशनल पार्क है वो मॉन्ट्रियल साइड से हट जाएगा। This Government of India is, training about 5,000 cyber warriors. These people will form, special units in CAPF. So, do you think it is necessary? सर मेरी व्यक्तिगत राय है सर, पर ये काफी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में किसी भी देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी काफी जरूरी है। जैसे हमारे डैम्स की सिक्योरिटी, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर ग्रिड की सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा सर यदि रिसेंट वेनेजुएला ईरान का वॉर देखें तो डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी साइबर अटैक से बचाना काफी जरूरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव काफी बेहतर है हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए। Okay. My last question. Rajasthan, you hail from Rajasthan. Some kind of social issues can develop into, if not attended to, into a potent internal security issues. What are they? सर सोशल इश्यूज में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण साइबर थ्रेट काफी बढ़ रहा है। यदि मेवात रीजन में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यूथ साइबर थ्रेट में काफी बढ़ रहा है। यदि इसके अलावा सर अनएजुकेशन, राजस्थान की एजुकेशन नहीं है, जिस कारण पिछले कुछ समय में कम्युनल वायलेंस काफी बढ़ा है राजस्थान में। यदि स्पेशली फेस्टिवल्स में देखें तो वहाँ पर कम्युनल वायलेंस काफी देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त सर यदि वेस्टर्न वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो वहाँ भी सर
एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण जो ड्रोन्स के माध्यम से जो स्मगलिंग करी जा रही है, तो उसमें सर हम्म, लोकल्स कुछ शामिल होते हैं, जिसके कारण एक हम्म, नेटवर्क बनता है वहां पर स्मगलिंग और टेरर का। तो मुझे लगता है वे भी एक चैलेंज बन सकता है राजस्थान में। थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग देवेंद्र। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। सो मैथमेटिक्स और सर आपकी उसके बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, मैथमेटिक्स में आगे परस्यू क्यों नहीं किया आपने? सर मैंने मैथमेटिक्स एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज करी थी, किंतु मेरा एम शुरू से यूपीएससी सर्विसेज में ही जाना था। इसके हम्म। लिए ग्रेजुएशन आवश्यक थी, तो मुझे मेरा उस समय मैथमेटिक्स इंटरेस्ट था, तो मैंने उस समय मैथमेटिक्स चुना था। तो आपने ये सुना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए? यस सर, यूपीए। यस सर। यूपीए सुना इसके बारे में ना? तो इसके बारे में काफी चर्चा होती रहती है। कई बार कहा जाता है कि इसका जो प्रोसेस है प्रोसिक्यूशन का, वही पनिशमेंट हो जाता है, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। इस कमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? सर मुझे लगता है कि यूएपी एक्ट का यदि गवर्नमेंट को यूज बजाय पॉलिटिकल ड्राइवर्स की जगह इसका ओनली स्पेशल कंडीशन में यूएपीए का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 22 के कुछ क्लॉज के जो बेल इससे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इसका यूज यदि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस देखे तो बहुत दुर्लभ कंडीशन में ही यूपीए का यूज किया जाना चाहिए, जहां इंटरनल सिक्योरिटी को सच में थ्रेट हो, बजाय पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट बनाने के लिए या फिर धमकी देने के लिए यूपीए का यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो इंडिया में देखो, यूएपीए इसलिए बनाया गया था कि टेररिज्म का चैलेंज है एक, दैट इज स्ट्रेटेजिक चैलेंज। सर ठीक, हमने कई सारे जो एंटी टेरर लॉ थे वो ट्राई किए, लाइक पोटा था, टाडा था, और कुछ और ऐसे लॉ थे। तो अल्टीमेटली यूएपीए लगता है कि थोड़ा काफी सक्सेसफुल है। इसकी इतना इतना विरोध भी नहीं है जितना पोटा या टाडा का था। सर आपको लगता है कि इसको डाइल्यूट करना चाहिए, इसका मैंडेट जो है? सर यदि सुप्रीम कोर्ट का देखें तो रिकमेंडेशन, तो उन्होंने भी सर आफ्सपा और यूएपी दोनों को मिलाने का कोशिश किया है। यदि हम्म। देखें तो आफ्सपा और यूएपी दोनों को एक बनाने का काम किया है। यूएपी सर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में काफी सक्सेसफुल भी रहा है, हालांकि हम्म। इसके कुछ मिसयूज के भी केस सामने आए हैं। तो मुझे मेरा जितना व्यक्तिगत राय, यूज आवश्यक है देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, किंतु इसका यूज में एक लिमिट काफी जरूरी है कि एक एक्सट्रीम कंडीशन पर ही यूएपीए का यूज करना चाहिए, बजाय नॉर्मल कंडीशन पे या फिर एक नॉर्मल नॉर्मल स्पीच पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए यूएपीए का यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो बॉर्डर स्टेट है। सर आपने काफी क्लोजली देखा होगा बॉर्डर में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। सर मैं ईस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, तो मैंने बॉर्डर एरिया नहीं देखा है अभी तक। तो सुना होगा। यस सर, सुना है सर। तो नार्को टेररिज्म, इसका बॉर्डर से बड़ा अब गहरा संबंध है। यस सर। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? नार्को टेररिज्म क्या है और क्या संबंध है इसका बॉर्डर से? सर नार्को टेररिज्म देखें तो इंडिया में बॉर्डर में मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में ज्यादा दिखाई देता है, म्यांमार बॉर्डर पर, जहाँ पे सर नार्कोटिक्स ड्रग्स के माध्यम से जो वेपन्स होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं वहाँ। जो ड्रग्स एक प्रकार से करेंसी का काम करते हैं वहाँ पर, जहाँ पे जो स्थानीय जो लोकल जो ड्रग्स बनाने वाले ग्रुप्स होते हैं, आर्म्स ग्रुप होते हैं, वह ड्रग्स सप्लाई करके वेपन्स परचेज करते हैं, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी थ्रेट रहता है, जो पिछले कुछ समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी देखने को मिला है, और हाल ही में पंजाब और हरियाणा सेक्टर में भी नार्को टेररिज्म के कुछ एग्जाम्पल मिले हैं। तो ये जो नार्को टेररिज्म है, इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान तो सबसे पहले सर वेपन्स काफी बड़े नुकसान है। इसके माध्यम से जो लोकल आर्म्स ग्रुप्स होते हैं उनको वेपन्स काफी ज्यादा सप्लाई होते हैं। इसके अलावा सर ये पैरेलल इकोनॉमी भी बनाते हैं, इलीगल स्मगलिंग इससे होती है। साथ ही नार्को टेररिज्म सर फेक करेंसी को भी एक प्रकार से बढ़ावा दे सकता है। साथ ही यूथ में सर जो ड्रग्स लेने की आदत होती है, उससे सर इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी नुकसान हो सकता है, कि यूथ गलत दिशा में जा सकता है। इसके अलावा ये एक प्रकार से वायलेंस को भी बढ़ावा दे सकता है दो कम्युनिटी के बीच में, नार्को टेररिज्म यदि दो समुदाय इसमें होड़ हो जाए, यदि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें तो वह भी एक प्रकार से खतरा हो सकता है। इसके अलावा देश की इंटीग्रिटी को भी इससे खतरा है सर। अब देखिए, इंडिया के दोनों तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी और नॉर्थ की तरफ भी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सर दो बड़े इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल रीजन हैं जहाँ ड्रग्स होती हैं। बस सर। कौन से रीजन है वो, क्या नाम है उनके? सर एक तो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं ये नॉर्थ कहाँ ईस्ट है? इंडिया में देखें तो सर ये म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर है। हम्म। म्यांमार, थाईलैंड, आई थिंक कंबोडिया, एंड देन एक गोल्डन क्रीसेंट है जिसे अफगानिस्तान में माना जाता है। जो क्योंकि अफगानिस्तान भी सर ड्रग्स का काफी बड़ा
प्रोडक्ट उत्पादक रहा है, तो वह भी एक प्रकार से दोनों तरफ से भारत के लिए नार्को टेररिज्म का काफी बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया सैंडविच्ड है, ये दो रीजन्स, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, तो Yes, sir. आपको क्या लगता है कि ये जो नार्को टेररिज्म का नेक्सस है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, जबकि इतना ज्यादा सप्लाई है वहां से और सर ये इसमें रूट भी है बाकी वर्ल्ड में जाने के लिए, ड्रग्स इंडिया। सर इसमें हम दो प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम कोस्टल रीजन्स में देखें, कोस्टल रीजन पर, तो वहाँ कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि अधिक से अधिक जो बोट्स, इलीगल बोट्स हैं जिनके माध्यम से लाया जा रहा है, पोर्ट्स के माध्यम से, पोर्ट्स का मिसयूज करके जो किया जा रहा है, तो उसमें सीआईएसएफ का भी एक रोल हो सकता है इसमें। साथ ही यदि हम लैंड पर बात करें, तो लैंड बॉर्डर पे सर हम जो हाल ही में गवर्नमेंट जो सीआईबीएमएस पद्धति का यूज कर रही है, इसके अलावा जो ड्रोन्स के माध्यम से जो ड्रग सप्लाई की, तो उसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्पूफिंग के माध्यम से भी हम ड्रोन सप्लाई को रोक सकते हैं। तो हम यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें, तो म्यांमार बॉर्डर पे प्रॉपर फेंसिंग के माध्यम से या बोल्ट की आईटी मॉडल के माध्यम से, रडार, इंफ्रारेड सेंसर, कैमरास के माध्यम से हम ड्रग्स तस्करी को रोक सकते हैं। साथ ही जो नेपाल बॉर्डर पे भी सर इसका ओपन बॉर्डर होने की वजह से मिसयूज किया जाता है, वहां भी सर हम प्रॉपर चौकियां बनाकर एसएसबी के माध्यम से वहां भी सर हम देश में अंदर घुसने से रोका जा सकता है ड्रग सप्लाई को। एक तरीका तो है कि सप्लाई चेन जो उसको बंद किया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि लोग जो एडिक्ट हैं उनको, जो उनकी डिमांड है, ये डिमांड सप्लाई का इशू है ना, तो डिमांड जो उनकी है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो डिमांड जो जो लोग ड्रग कंज्यूमर हैं, यूजर हैं, उनके बारे में क्या कर सकते हैं हम? सर इसके लिए भी पिछले कुछ समय पंजाब गवर्नमेंट ने भी काफी एफर्ट्स लगाए हैं, देश में काफी नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। इसके अलावा यूथ के लिए सर विशेष कैंप्स आयोजित किए ताकि उनको इस जगह से लाया जा सके। इसके अलावा सर इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो सर मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट की है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आगे बढ़े। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ही उनको यदि हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तो उनका इसके अलावा उनकी सोसाइटी के लिए उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यदि उन्हें याद दिलाया जाएगा, तो उनको ड्रग्स की डिमांड कम की जा सकती है यूथ में। चलिए, थैंक यू सो मच देवेंद्र। आपका कब है इंटरव्यू? सर मेरा 12 मई को है इंटरव्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Yeah.